कैश बजट में क्वेश्चन 5, कैश बजट में क्वेश्चन 5 था हमारा। इसमें लिखा हुआ था प्रकाश लिमिटेड क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। ये मैंने कल फर्स्ट सेंटेंस रीड करके बताया था आपको। कल हम लोगों ने क्वेश्चन 5 का स्टार्टिंग मैंने खाली ये बताया था कि लास्ट वीडियो में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द एंजिंग ईयर होता है अप्रैल मई जून। तो हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मेट बनाया था। आगे अभी टिपिकल बहुत सारे रूल्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो ट्राई करना वर्किंग नोट्स मेरे साथ लिखते जाएं, जितना हो सके फास्ट लिखोगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जब मैं बोलूं लिखने के लिए तब लिखना, अभी नहीं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल सेल्स एज पर बजट। अब मैंने आपको बताया बहुत बार, बजटेड हो, एक्चुअल हो, फोरकास्टेड हो, एस्टिमेटेड हो, हमको सारी अमाउंट्स लिखनी है। तो सेल्स दिया हुआ है मार्च अप्रैल मई जून का। मैंने आपको ये भी बताया बहुत बार कि कोई भी वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे, वर्किंग नोट में हमेशा पहला कॉलम मंथ का ही होगा। तो ये मार्च अप्रैल मई जून का सेल दिया हुआ है 50, 60, 55, 70। तो मैं वर्किंग नोट्स में जाऊंगा। यहाँ पे मैं वर्किंग, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है ये, बहुत देर लगेगी इसको सॉल्व करने में, लेकिन उतना अच्छा, जितनी टिपिकल बातें हो उतना अच्छा, बहुत सीखने को मिलेगा। ये वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पे मैं कोई भी वर्किंग नोट हो हमेशा पहला कॉलम मंथ का होगा। यहाँ पे मंथ जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था मार्च। हैबिट रखने की सब जगह पे सारी इंफॉर्मेशन के बीच में 2-2 लाइन छोड़ देने की। ये यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दी, हैबिट रखने की, थोड़ी जगह छोड़ के लिखने का। मार्च अप्रैल मई और जून। अब यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है 50 लाख, 60 लाख, 55 लाख और 70 लाख। 50, 60, 55 और 70 एक बार क्वेश्चन में दे चेक करते हैं। ये सेल्स हमको दिया हुआ है 50, 60, 55 और 70। 50, 60, 55 और 70 अप्रैल, मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने का सेल हमको दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, बाकी सारे क्वेश्चंस में जो अमाउंट दी हुई होती है, इस क्वेश्चन में बेसिक अमाउंट्स ही नहीं दी हुई है। तो पहले तो हम लोगों को पूरा क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ में आएगा। द डिटेल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ये शब्द को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। द डिटेल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मटीरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। मटीरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। मटेरियल 22,50,000। अब बहुत शांति से मार्च के महीने में मटेरियल 22,50,000, तो मैं एक कॉलम बनाऊंगा वर्किंग नोट्स में मटेरियल का। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, और मार्च के महीने का रॉ मटेरियल दिया हुआ है, मार्च के महीने का 22,50,000। ये मार्च के महीने का रॉ मटेरियल हमको दिया हुआ है 22,50,000। ओके, ये मार्च का रॉ मटेरियल दिया हुआ है। इसके बाद आपको ये मार्च का रॉ मटेरियल 22,50,000, फिर वेजेस 7,50,000, ये भी मार्च का ही है। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स 5 लाख और फिक्स्ड ओवरहेड 7,50,000। ये सब क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है। वेरिएबल ओवरहेड्स 5 लाख, फिक्स्ड ओवरहेड 7.5 लाख, वेजेस 7.5 लाख। तो मैं एक कॉलम बनाऊंगा वेजेस का, फिर एक वेरिएबल का, एक फिक्स्ड का। वेजेस 7,50,000, वेजेस 7,50,000, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स ये दिया हुआ था 5 लाख, और इसके बाद एक फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया हुआ था 7.5 लाख, 7,50,000, राइट। ये सब मार्च के महीने का दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन मार्च के महीने में लिखी है।
ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में ये जो रॉ मटेरियल और वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स है, ये अप्रैल और मई और जून के महीने में ये सारी अमाउंट्स मिसिंग है। ये सारी अमाउंट जो मिसिंग है, ये फाइंड आउट करने का एक तरीका है। तो पहले तो मैं ऐसा बोलूंगा कि क्वेश्चन ही अधूरा है, पहले ये सारी अमाउंट्स हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले धीरे धीरे रीड करते हैं, इस पे हम लोग वापस आएंगे। बहुत टिपिकल बात है इस क्वेश्चन में और बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूड fixed overheads include an amount of rupees 2 lakh for depreciation on plant and machinery। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर 2 लाख रुपीस, इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था 2 लाख रुपीस पर मंथ, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना चाहिए था 2 लाख रुपीस पर मंथ। तो ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है ये मार्च के हैं, तो इनको ऐसा लिखना चाहिए था 2 लाख रुपीस पर मंथ। 2 लाख रुपीस पर मंथ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ पे मैं एक शब्द को अंडरलाइन कर देता हूँ, इंक्लूडेड। एक शब्द में ये अंडरलाइन कर देता हूँ इंक्लूडेड, और एक शब्द में ये अंडरलाइन कर लेता हूँ डेप्रिसिएशन। अब क्यों डेप्रिसिएशन मैंने अंडरलाइन किया, दिमाग लगाओ। आप लोगों को 11th में मैंने सिखाया था डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। हम डेप्रिसिएशन किसी को पे नहीं करते कैश में, ये लो भाई हमारा डेप्रिसिएशन, हम किसी को कैश में पे नहीं करते। तो जो 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है, ये 7.5 लाख रुपए में से माइनस हो जाएगा। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स है 7.5 लाख, लेकिन उसमें से 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन जो इंक्लूडेड है वो हम पे नहीं करेंगे, तो बाकी फिक्स्ड ओवरहेड्स हम लोग पे करेंगे 5.5 लाख। ठीक है, तो ये पहली पॉइंट हमारी। जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है इसमें से हमारा डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन कितना, 2 लाख रुपीस पर मंथ। तो 2 लाख रुपीस पर मंथ मार्च में भी, अप्रैल में, मई में और जून में। ये 2 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन हर महीने फिक्स्ड एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो फिक्स्ड एक्सपेंस आएगा, रिमेनिंग जितना फिक्स्ड ओवरहेड्स आएगा, OH मतलब ओवरहेड्स, वो हम लोग कैश में पे करेंगे। तो 7.5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 7.5 लाख माइनस 2 लाख। बीच में आपको यहाँ पे माइनस की साइन दिखेगी। तो 7.5 लाख माइनस 2 लाख, बाकी जो फिक्स्ड एक्सपेंस है 5.5 लाख, वो हम लोग हर महीने पे करेंगे। अब बहुत सारे रूल्स मैं थियरी वाले पेजेस में जाके लिखता हूँ, ये अभी लिखना मेरे साथ। थियरी वाले पेजेस में जाओ, ये थियरी वाले पेजेस। थियरी वाले पेजेस में रूल्स वाले पेजेस में जाके लिखो फर्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस। Depreciation is a non-cash revenue expense. Depreciation should not be recorded on payment side. Depreciation payment side पे या receipt side पे या पूरे कैश बजट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। Depreciation नॉन कैश एक्सपेंस होता है ना बेटा, तो ना वो रिसिप्ट में आएगा ना वो पेमेंट में आएगा। डेप्रिसिएशन हम पे नहीं करते, एक्सपेंस होता है हमारा, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ठीक है, इतना लिख लो पहले सब लोग, थियरी वाले पेजेस। आगे बढ़ते हैं। जब फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, इस क्वेश्चन में था जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, तो उसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स था 7.5 लाख रुपए पर मंथ, उसमें थे 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन। तो 7.5 लाख में थे 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन, बाकी बचा 5.5 लाख। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स की खास बात ये होती है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट हर महीने फिक्स होती है, सेम होती है। तो द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स शुड या इज सेम एवरी मंथ।
फिक्स्ड ओवरहेड्स की जो अमाउंट होती है वो हर महीने सेम होती है फिक्स्ड ओवरहेड्स की, बाकी किसी की भी नहीं। इतना लिखो। अब जब सेम अमाउंट होती है हर महीने तो उसकी एक ट्रिक है, मैं अभी ट्रिक का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा बट आंसर बता देता हूं। मतलब मैं मीनिंग नहीं समझाऊंगा, आप ऐसे बोल सकते हो मीनिंग नहीं समझाऊंगा, बट एक ट्रिक लिख देता हूं मैं, वक्त आने पर समझा दूंगा। क्वेश्चन 5 में ही समझा दूंगा कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसकी अमाउंट हर महीने सेम है, दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसकी अमाउंट हर महीने सेम है, तो जैसे फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट हर महीने हमारी 5.5 लाख रुपए है, तो हर महीने 5.5 लाख, 5.5 लाख, 5.5 लाख, 5.5 लाख। अब क्रेडिट पीरियड कोई भी हो, क्रेडिट पीरियड 1 मंथ हो, क्रेडिट पीरियड 2 मंथ हो, क्रेडिट पीरियड 1/2 मंथ हो, क्रेडिट पीरियड 1/4 मंथ हो, क्रेडिट पीरियड 1/8 मंथ हो, कोई भी क्रेडिट पीरियड हो, आंसर में वही अमाउंट आएगी जो क्वेश्चन में अमाउंट है, हर महीने 5.5 लाख। अब ऐसा जादू कैसे हुआ वो मैं अमाउंट्स के साथ समझाऊंगा, जब अमाउंट्स के साथ खेलेंगे तब मैं समझाऊंगा। तो इफ द अमाउंट ऑफ एनी expense is same every month, if the actual amount मैं बोल सकता हूं, if the actual amount of any expense is same every month, then it should be recorded, same every month in cash budget। मतलब अगर क्वेश्चन में 5.5 लाख रुपए हर महीने है तो आंसर में भी 5.5 लाख रुपए हर महीने आएगा, क्रेडिट पीरियड कोई भी हो। ठीक है, इवन इफ the credit period is different, कोई भी क्रेडिट पीरियड हो आंसर हमारा सेम ही आएगा। क्वेश्चन में हर महीने 5.5 लाख है तो आंसर में भी हर महीने 5.5 लाख आएगा। क्रेडिट पीरियड 1 मंथ हो, 2 मंथ हो, हाफ मंथ हो, 1/4 मंथ हो, 1/8 मंथ हो, कोई भी हो, क्वेश्चन में हर महीने अमाउंट सेम है तो आंसर में भी हर महीने अमाउंट सेम होगी। वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अमाउंट्स के साथ। इतना लिख लिया सब लोगों ने? अब वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पहुंचे थे यहाँ तक, डेप्रिसिएशन तक। अभी तक भी मैंने कुछ, आपने अगर हमारा आंसर देखा हो कैश बजट का तो एकदम ब्लैंक है, अभी तक भी मैंने कैश बजट में कुछ लिखा ही नहीं है, मैं सिर्फ रूल्स ही समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स वाली पॉइंट बता दी। अब ये 1/5 वाली, 1/5 ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1/5 of the sales are on cash and the rest on credit. Customers are allowed a credit period of 1 month. बस मैं पढ़ लेता हूं आगे, बट इसके आगे परचेज के बारे में बताया हुआ है, which happens to be the credit period allowed to suppliers also. वो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये 1/5 वाला। 1/5 of the sales are for cash and the rest on credit. अब आप तो TY में पहुंच गए, आपको पता होगा कि 1/5 मतलब 20%, 1/5 मतलब 20%। तो 20% अगर कैश सेल होगा तो बाकी का 80% क्रेडिट सेल होगा। अब क्रेडिट सेल मतलब कस्टमर्स आर अलाउड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ। ये पूरा मैं एक नया वर्किंग नोट बना के समझाऊंगा। ये हमारा आंसर, वर्किंग नोट्स, ये वर्किंग नोट्स में 2 मिनट लिखो नहीं, सिर्फ समझते रहो। वर्किंग नोट्स में जो एक्चुअल सेल का कॉलम है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहां से हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 2 और ये पूरा सेल्स के बारे में होगा। ठीक है, ये मंथ और एक्चुअल सेल तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश सेल जो है वो 1/5 है। अब आप 1/5 बोलो या 20% बोलो, एक ही बात है। तो टोटल सेल जो है जैसे 50 लाख है तो 50 लाख का मल्टीप्लाई बाय 20/100 करो, एक ही बात है।
या मल्टीप्लाई बाय 1/5 करो, एक ही बात है। तो 50 लाख का 1/5 10 लाख होता है, फिर 60 लाख का 1/5 12 लाख होता है, 55 लाख का 1/5 11 लाख होता है, और 70 लाख का 1/5 14 लाख होता है। ये हो गया हमारा सेल। एक मिनट बेटा, ये हमारा कैश सेल की अमाउंट आ गई। कैश सेल आ गया हमारा 10 लाख, 12 लाख, 11 लाख और 14 लाख, मतलब टोटल सेल का 1/5। अब क्रेडिट सेल आ जाएगा। आप बहुत सिंपल वे में सीधा सीधा माइनस भी कर सकते हो। टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर दो तो भी क्रेडिट सेल आ जाएगा। जैसे 50 लाख माइनस 10 लाख तो 40 लाख आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 1/5 है कैश सेल तो क्रेडिट सेल होगा 4/5, या आप ऐसे भी बोल सकते हो क्रेडिट सेल होगा 80%, क्रेडिट सेल होगा 80%। तो 50 लाख का 10% कैश सेल होगा, सॉरी 50 लाख का 20% कैश सेल होगा, तो 50 लाख का 80% क्रेडिट सेल होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/5 और 4/5। तो 50 लाख का मल्टीप्लाई 4/5 करोगे, 50 लाख का मल्टीप्लाई 4/5 करोगे तो आपका क्रेडिट सेल भी आ जाएगा 40 लाख। उसी तरीके से 60 लाख का 4/5, 55 लाख का 4/5 और 70 लाख का 4/5, ये हमारे सारे क्रेडिट सेल आ गए। ये हमारे चारों महीने का क्रेडिट सेल आ गया। डन। 40 लाख, 48 लाख, 40 लाख, 48 लाख, 44 लाख और 56 लाख। अब मेरे को ये देखना है कि हम लोगों को कैश बजट कौन से महीनों का बनाना है, वो महीने में हाईलाइट कर दूंगा। हम लोगों को कैश बजट बनाना था, मेरे को याद है, अप्रैल मई जून का। हम लोगों को कैश बजट बनाना था अप्रैल मई जून का। तो मैं क्या करूंगा, अप्रैल की कैश सेल का पैसा, ध्यान से देखो मैं कलर किसको कर रहा हूं, अप्रैल की कैश सेल का पैसा 12 लाख, ये अप्रैल है, ये अप्रैल का कैश सेल है। अप्रैल की कैश सेल का पैसा अप्रैल में ही मिल जाएगा, मई की कैश सेल का पैसा मई में ही मिल जाएगा, जून की कैश सेल का पैसा जून में ही मिल जाएगा। कैश सेल अब हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे कैश सेल पे। तो अप्रैल की जो कैश सेल होगी उसका पैसा अप्रैल में ही मिल जाएगा। मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो कैश सेल में जिस महीने का कैश सेल है उसी महीने में पैसे मिल जाएंगे। अप्रैल के पैसे अप्रैल में ही मिल जाएंगे, मई के मई में, जून के जून में। तो 12, 11, 14 ये मैं लिखूंगा रिसिप्ट साइड पे, 12, 11, 14। तो ये हमारा रिसिप्ट साइड, यहाँ पे मैं लिखूंगा 12 लाख, 11 लाख, 14 लाख। तो 12 लाख, 11 लाख, 14 लाख ये हमारा कैश सेल। तो मैं रिसिप्ट साइड पे यहाँ पे लिखूंगा 1.1 करके, 1 नंबर कैश सेल्स। और जो क्रेडिट सेल का पैसा है उसमें आप क्रेडिट सेल लिखो तो भी चले, या आप कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखो तो भी चले। तो कैश सेल का पैसा तो सेम महीने में मिल जाएगा, अप्रैल का पैसा अप्रैल में मिल जाएगा, मई का मई में, जून का जून में, सेम मंथ। हमको कैश बजट बनाना है, याद रखना, हमको कैश बजट बनाना है अप्रैल मई जून का। डन। आगे तो कैश सेल हो गया हमारा। अब क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल में आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1 मंथ क्रेडिट पीरियड। 1 मंथ क्रेडिट पीरियड में क्या होगा, पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं फिर इजीली समझाता हूं। 1 मंथ क्रेडिट पीरियड में क्या होगा, मार्च की जो क्रेडिट सेल है 40 लाख, अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मार्च की जो क्रेडिट सेल है 40 लाख, ये पैसा हमको 1 महीने बाद मिलेगा, मतलब अप्रैल में मिलेगा। तो ये हमारे काम का है 40 लाख। हमको कैश बजट कौन से महीने का बनाना है, अप्रैल का। तो मार्च का 40 लाख अप्रैल में मिलेगा, ये हमारे काम का है। अप्रैल का क्रेडिट सेल का पैसा 48 लाख मई में मिलेगा, ये हमारे काम का है। और ये 44 लाख मई का जून में मिलेगा। तो ये 40 लाख
है मार्च की क्रेडिट सेल, लेकिन पैसा कब मिलेगा? अप्रैल में। तो अप्रैल में 40, पहले मैं 3 अमाउंट लिख दूं, 40, 48, 44। पहले मैं 3 अमाउंट लिख देता हूं, 40, 48, 44। 40, 48, 44। ठीक है, तो ये जो 40 लाख है, ये 40 लाख मार्च की क्रेडिट सेल है, पर ये पैसा मिलेगा कब? अप्रैल में। ये 48 लाख अप्रैल की क्रेडिट सेल है, पर ये पैसा मिलेगा कब? मई में। और 44 लाख मई की क्रेडिट सेल है, पर पैसा मिलेगा जून में। तो ये सेल्स की पॉइंट मैंने बता दी। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच हैपेंस टू बी द क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर्स आल्सो। मतलब यही 1 महीना क्रेडिट पीरियड हमको सप्लायर से भी मिलता है। ठीक है, अब थियरी वाले पेजेस में जाओ और थियरी वाले पेजेस में लिखो, थियरी वाले पेजेस में जाओ, थियरी वाले पेजेस में लिखो कि अगर रॉ मटेरियल दिया हुआ हो, किसी भी क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दिया हुआ हो, तो वही परचेज होता है हमारा। रॉ मटेरियल ही गुड्स परचेज होता है, एक ही बात है। इफ रॉ मटेरियल is given, then it should be considered as purchase of goods। कहने का मतलब है जिस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दिया हुआ होगा उस क्वेश्चन में परचेज ऑफ गुड्स नहीं दिया होगा, दोनों एक ही बात है। अगर रॉ मटेरियल दिया हुआ है तो वही परचेज ऑफ गुड्स है। ये थियरी वाले पेजेस में लिख लो, लिखो अच्छी तरह बेटा, ये अभी लिखो। इतना हो गया, आगे हाँ हम पहुंचे थे इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5। अब इसमें यहाँ पे हम पहुंचे थे, विच हैपेंस टू बी द क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लाई। यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे विच हैपेंस टू बी द क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर्स आल्सो। मतलब हमको सप्लायर्स 1 महीने का क्रेडिट देते हैं। ठीक है, तो हम लोग वर्किंग नोट में जाएंगे, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड हमको मिलता है। अब हम लोग वर्किंग नोट्स में गए, सप्लायर्स ने भी हमको 1 महीने का ही क्रेडिट दिया, तो 1 महीने का क्रेडिट पीरियड अगर सप्लायर्स देंगे तो हम मार्च का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब आप बोल सकते हो परचेज, रॉ मटेरियल आप बोल सकते हो फ्रॉम सप्लायर्स, एक ही बात है। परचेज बोला हो, सप्लायर बोला हो, रॉ मटेरियल बोला हो, एक ही बात है। तो 1 महीने का क्रेडिट पीरियड हमको मिलता है, तो मार्च का जो रॉ मटेरियल का पैसा होगा, मार्च का जो रॉ मटेरियल का पैसा होगा 22,50,000, ये हम पे करेंगे अप्रैल में। हमको कैश बजट कौन सा बनाना है? अप्रैल का बनाना है, अप्रैल मई जून। हमको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन में कुछ कितनी अमाउंट दी हुई है, हमको ये देखना है कि हम आंसर में क्या लिखें, आंसर वाइज सॉल्यूशन चाहिए। तो मार्च का जो रॉ मटेरियल होगा 22,50,000, ये पैसा हम पे करेंगे अप्रैल में, तो ये हमारे काम का है। अप्रैल का जो रॉ मटेरियल होगा ये हम पे करेंगे मई में, और मई का पैसा हम पे करेंगे जून में, राइट। लेकिन ये जो नीचे वाले 2 अमाउंट्स है वो अभी तक फाइंड आउट ही नहीं हुई। वही तो ट्रिक है इस क्वेश्चन की कि नीचे वाली 2 अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगी, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं लिखना शुरू करता हूं कि मार्च का रॉ मटेरियल हम पे करेंगे अप्रैल में 22,50,000। आप लोग भी मेरे साथ लिखो, पेमेंट साइड पे फर्स्ट पॉइंट रॉ मटेरियल भी चलेगा या परचेज भी चलेगा या पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी चलेगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी चलेगा या क्रेडिट परचेज भी चलेगा। तो मार्च का जो 22,50,000 था ये मैंने पे कर दिया अप्रैल में। हमारा पहला महीना अप्रैल है, देखो ये रहा अप्रैल लिखा हुआ है, हमारा पहला महीना अप्रैल है।
अब मार्च का पैसा हम पे करेंगे अप्रैल में 22,50,000। बाकी पीछे वाली दो अमाउंट्स वो फाइंड आउट करना, वही ट्रिक है, वो जैसे फाइंड आउट हो जाएगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये मैंने इसलिए येलो कलर कर दिया है, जहां पे मैंने ये शेड किया है ना येलो कलर, आप लोग येलो कलर नहीं करोगे, आप लोग ऐसे बॉक्स बना दोगे कि ये 3 अमाउंट हमारे काम की है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है wages and variable overheads are paid in the month which follows that in which they are incurred। अब सीधा सीधा ये लोग बोल सकते थे, सीधा सीधा ये लोग बोल सकते थे 1 मंथ क्रेडिट पीरियड। क्या बोल सकते थे? 1 मंथ क्रेडिट पीरियड सीधा सीधा बोल सकते थे, लेकिन नहीं, सीधा इनको बोलने नहीं आता है। कैसे बोलेंगे? है 1 मंथ क्रेडिट ही, पर घुमा फिर आके बोलेंगे वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स आर पेड इन द मंथ व्हिच फॉलोज दैट इन व्हिच दे आर इंकर्ड। मतलब जिस महीने का खर्चा है उसका फॉलोइंग मंथ, तो हुआ तो 1 महीने का ही क्रेडिट ना। सीधा सीधा ये लोग लिख सकते थे कि वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड्स में 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, लेकिन सीधा नहीं लिखा है इन्होंने, घुमा फिर आके लिखा है। ये लिखा है व्हिच फॉलोज इन व्हिच दे आर इंकर्ड, मतलब जिस महीने का खर्चा है उसके नेक्स्ट मंथ में हम लोग पे करेंगे। 1 महीने की क्रेडिट है वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड्स में, तो वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड्स में 1 महीने का क्रेडिट पीरियड, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड्स में 1 महीने का क्रेडिट पीरियड। तो वेजेस मार्च का हम लोग पे करेंगे अप्रैल में, अप्रैल का हम लोग पे करेंगे मई में, और मई का पे करेंगे जून में। अमाउंट्स नहीं मालूम है, लेकिन कलर मैंने पहले से कर दिया। 7.5 लाख वेजेस मार्च का, वेजेस 7.5 लाख, ये हम पे करेंगे अप्रैल में। अप्रैल में जाओ, पेमेंट में जाओ, अप्रैल में पेमेंट में वेजेस 7.5 लाख, अप्रैल में पेमेंट में वेजेस 7.5 लाख। बाकी के 2 महीने जब फाइंड आउट करने सिखाऊंगा तो अमाउंट भी बता दूंगा कि अमाउंट कैसे आएगी। उसकी अभी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इसकी अमाउंट कैसे आएगी, वो सब धीरे धीरे आएगा आगे। उसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स भी सेम। मार्च का वेरिएबल ओवरहेड्स 5 लाख, ये पे होगा अप्रैल में, तो अप्रैल में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, 5 लाख लिखेंगे अप्रैल में, पेमेंट में 5 लाख, और यहां पे लिखेंगे वेरिएबल OH मतलब ओवरहेड्स 5 लाख। बाकी के 2 अमाउंट मैं सिखा दूंगा बाद में। आगे हो गया एकदम? चलो आगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है wages and variable overheads are paid in the month which follows that in which they are incurred. Material and labor cost are strictly variable। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आर स्ट्रिक्टली वेरिएबल, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, मटेरियल एंड लेबर आर स्ट्रिक्टली वेरिएबल, और एक और लाइन मैं आपको बता दूं, मटेरियल एंड लेबर आर स्ट्रिक्टली वेरिएबल, और लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है ये लास्ट पॉइंट, a uniform gross profit on variable cost is to be maintained by the company। ये 2 लाइन से हिंट मिलती है, ये 2 लाइन से हिंट मिलती है कि मटेरियल और लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की अमाउंट कैसे आएगी। इन दोनों सेंटेंस में हिंट मिलती है, पर अभी नहीं, मैं बताऊंगा कैसे आएगी अमाउंट। एक ये सेंटेंस मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आर स्ट्रिक्टली वेरिएबल, मैं बताऊंगा। A uniform gross profit on variable cost is to be maintained, वो भी मैं बताऊंगा, अभी नहीं। फिर लिखा है fixed overheads to be paid in the same month। fixed overheads पहले easy वाला पोर्शन कर लेते हैं। fixed overheads to be paid in the same month। अब देखो fixed overheads हमको सेम महीने में पे करने हैं, ये हमारा वर्किंग नोट। फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो हर महीने अमाउंट फिक्स्ड होती है, ये क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 महीने में 7.5 लाख है तो 4 महीनों में 7.5 लाख होगा। इस 7.5 लाख के अंदर 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग पे नहीं करते।
डिप्रिसिएशन हम लोग पे नहीं करते। अब 7.5 लाख में दे 7.5 लाख में दे डिप्रिसिएशन पे नहीं करेंगे तो बाकी हम पे करेंगे 5.5 लाख। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हर महीने सेम मंथ में पे करना है। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि फिक्स ओवरहेड सेम मंथ में पे करना है। सेम मंथ में पे करना है मतलब हमको चाहिए कैश बजट अप्रैल मई जून का, हमको कैश बजट चाहिए अप्रैल मई जून का, सेम मंथ में पे करना है। तो अप्रैल मई जून का फिक्स ओवरहेड्स हम अप्रैल मई जून में ही पे करेंगे, सेम मंथ। अब दिमाग लगाओ, जो मैं थियरी वाले पेजेस में बोल रहा था, अगर यहाँ पे सेम मंथ में पे करना है तो भी हर महीने 5.5 लाख आएगा, अगर एक महीने की क्रेडिट हो तो भी हर महीने 5.5 लाख ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट हर महीने सेम है, तो कोई भी क्रेडिट पीरियड हो आंसर यही आएगा, हर महीने 5.5 लाख। ओके, तो आंसर में जाके पेमेंट साइड पे ये आंसर, पेमेंट साइड 4th नंबर, फिक्स्ड ओवरहेड्स हर महीने 5.5 लाख, हर महीने 5.5 लाख फिक्स्ड ओवरहेड्स, हर महीने 5.5 लाख हम लोग पे करेंगे। इतना लिख लो सब लोग। होता है आगे, इतनी पेमेंट लिख दी आप लोगों ने। क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इजी है बहुत। ड्यूरिंग जून 2012 इनकम टैक्स ऑफ ₹6 लाख इज टू बी पेड। अब इज टू बी पेड हो, इज हो या वॉज हो या इज टू बी हो, मतलब फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो, आपको टेंस पे नहीं जाना है, ग्रामर पे नहीं जाना है। जून में 6 लाख रुपए पे करना है तो करना है। जून में इनकम टैक्स 6 लाख रुपए, तो पेमेंट साइड जून का महीना 6 लाख रुपए, ये जून है। अगर मैं आपको दिखाऊं हेडिंग, ये जून का महीना है, तो जून के महीने में पेमेंट साइड पे 6 लाख रुपए, बाकी दोनों कॉलम में डैश डैश कर देंगे। इनकम टैक्स नंबर 5, इनकम टैक्स हम पे करेंगे जून के महीने में 6 लाख रुपए। डन। आगे लिख लेना, जून में पेमेंट में 6 लाख। आगे, द स्टाफ आर टू बी पेड अ बोनस ऑफ 3 लाख इन मई। मई में 3 लाख रुपए बोनस पे कर दो। ये मई का महीना, ये मई का महीना, मई के महीने में 3 लाख रुपए बोनस, ये मई के महीने में 3 लाख रुपए बोनस। जैसा लिखा हुआ है वैसा करते जाओ। बोनस मई के महीने में 3 लाख रुपए। डन। लिखा मई में बोनस 3 लाख रुपए। ओके, आगे उसके बाद आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट, मैं बाद में बताऊंगा। द कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 लाख। एक्सपेक्टेड हो या एक्चुअल हो, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है 1 अप्रैल का 2 लाख। 1 अप्रैल 2 लाख ओपनिंग कैश बैलेंस, तो अप्रैल 2 लाख रुपीस ओपनिंग कैश बैलेंस। अप्रैल का ओपनिंग कैश बैलेंस लिखो 2 लाख। बाकी रह गया, ये लिखा 2 लाख, बाकी रह गया ये अमाउंट्स। ये जो बीच वाली अमाउंट्स मिसिंग है वो कैसे सॉल्व करनी है, वही ट्रिक है सबसे बड़ी। ठीक है, लिखा अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, ये अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख लिख लो अच्छी तरह।